नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी एक सीरीज़ आ रही है और कंटिन्यू क्लासेस हमारी चल रही हैं। और कंटिन्यू सीरीज़ जो हमारी चल रही है, इसमें मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित मैंने 11 पार्ट में करा चुका हूँ ऑलरेडी। और 11 पार्ट में अभी तक मैंने जो कराया है, पहले एक चैप्टर मैंने कराया था भारत का सामान्य परिचय। इसके साथ साथ भारत की भूआकृतिक संरचना, और भारत की भूआकृतिक संरचना के बाद भारत के प्रमुख नदी तंत्र मैं करा रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु नदी तंत्र। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताए थे कि भारत के नदी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक है आपके हिमालयी नदी तंत्र। कौन सा है? हिमालयी नदी तंत्र। और एक था आपके प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और इस प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। और हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत बताई थी मैंने कि एक सिंधु नदी तंत्र है, इसी के अंतर्गत आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। एक था आपके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और एक था आपके गंगा नदी तंत्र। ये तीन मैंने पढ़ाए थे आपको। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरा गंगा नदी तंत्र। और इन्हीं में से आज जो हम करने वाले हैं वो है आपके सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, चलिए। तो हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली जो सबसे पहली नदी है वो है सिंधु। और सिंधु नदी तंत्र को ही हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। मैं यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ। सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु। देखिए, सिंधु नदी तंत्र होता क्या है? सिंधु और इसकी सहायक नदियों से बना हुआ एक ऐसा तंत्र। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ एक ऐसा तंत्र जिससे किसी क्षेत्र को सिंचित किया जाता है, या उस क्षेत्र से होकर के कुछ नदियाँ गुजरती हैं। ऐसे क्षेत्र को या ऐसी तंत्र को सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। कोई भी नदी जो एक तंत्र बनाती है, जो एक सिस्टम बनाती है, वो अपनी सहायक और उपसहायक नदियों के साथ ही प्रवाहित होती है। और ये जो पूरा जाल सा बिछा होता है, इसी को नदी तंत्र कहा जाता है। क्योंकि एक इसमें सबसे मुख्य नदी वही होती है जिसकी जो एक मेन जलधारा को लेकर के चलती है, और इसमें आकर के अन्य सहायक और उपसहायक नदियाँ मिलती हैं। और जो मुख्य होती है उसी के नाम पर ऐसे तंत्रों को रखा जाता है। जैसे सिंधु, तो सिंधु की सहायक होती हैं और उपसहायक होती हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहली नदी जो है वो सिंधु नदी है। हम सिंधु नदी के बारे में जानेंगे, सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी, ठीक है, कौन सा है? सिंधु नदी। सिंधु नदी, इस नदी तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं सिंधु नदी की बात करूँगा, सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी के बारे में आज जानिए। देखिए, सिंधु नदी का सबसे पहले हम देखेंगे उद्गम, कि उसका उद्गम हुआ कहाँ से है। नंबर फर्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम कि कहाँ से निकली है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम, यह नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रृंखला या कैलाश पर्वत श्रेणी के पास बोखर चू हिमनद से निकलती है।
यानी नदी कहाँ निकलती है, नदी की बात करें, यह नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत में पड़ता है कैलाश पर्वत श्रेणी, और ये वही कैलाश पर्वत श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यह नदी तिब्बत के पास कैलाश पर्वत यानी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी के पास बोखरचू हिमनद से निकलती है। इसकी सामान्यतः ऊंचाई यानी बोखरचू हिमनद की सामान्यतः ऊंचाई इसकी सामान्यतः समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई इसकी है 4146 मीटर। सामान्यतः कितनी है, 4146 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी ये कहाँ से निकलती है सर, ये निकलती है बोखरचू हिमनद से, और बोखरचू हिमनद की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से वो कितनी है, 4146 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इतनी ऊंचाई पर स्थित आपके बोखरचू हिमनद जो कैलाश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, और यहीं से निकलती है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी की सामान्य लंबाई की बात करें कि लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई, ठीक है, लंबाई सिंधु नदी की कुल लंबाई, ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, जिसमें तथा लिख सकते हैं यहाँ पे कि तथा भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। कितनी है, 1114 किलोमीटर है। और देखिए ये जो लंबाई है इसकी 1114 किलोमीटर, ये वो लंबाई आती है जो आपकी एक बुक में दिया होता है, जो आपके महेश कुमार वर्णवाल सर की एक बुक है, उन्हीं की बुक में लिखा हुआ है 1114 किलोमीटर। कितना है, 1114 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, वो भी मात्र भारत में, ठीक है। बाकी लंबाई इसकी तिब्बत में है, और तिब्बत के साथ साथ इसकी लंबाई बाकी कहाँ है, पाकिस्तान में। तो 3180 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई है, जो थे भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये जहाँ से निकल कर आती है वहाँ से 3180 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। कितनी, 1114 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं इसके नामों के बारे में। नाम सिंधु नदी के क्या क्या नाम है, देखिए। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इस नदी के दो नाम हैं, कौन कौन से, देखिए। तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्बन तथा शेरमुख कहा जाता है, ठीक है, शेरमुख कहा जाता है। तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्बन या शेरमुख कहा जाता है। ये दोनों के दोनों नाम हैं, इस नदी के नाम हैं। और प्राचीन नाम इसका क्या है, प्राचीन काल में इस नदी को सिंध या सिंधु के नाम से जानते थे।
जानते थे। ठीक है, नाम की बात करें कि इसके नाम क्या क्या हैं, देखिए नाम की बात करें तो तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्बन शेरमुख कहा जाता है। तिब्बत में ही कहा जाते हैं दोनों नाम, दोनों के दोनों नाम क्या हैं, सिंगी खम्बन और शेरमुख तिब्बत में हैं। जबकि प्राचीन काल की बात करें यानी ऋग्वेदिक काल की हम बात करें तो ऋग्वेदिक काल में इस नदी को सिंधु या सिंध नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें इसके अपवाह क्षेत्र की, तो आप क्रम से याद करते चलिए, आपको एक एक चीज़ें याद हो जाएंगी, बस क्रम से याद रखिए कि क्या क्या है इसकी। मैं अपवाह क्षेत्र की बात करूं, अपवाहित क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, ठीक है, सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र की बात करूं तो अपवाह क्षेत्र कितना है इस नदी का, देखिए इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है, देखिए सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र की बात करें तो सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र कुल इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है तथा जिसमें भारत यानी लिख सकते हैं कुल अपवाह क्षेत्र कितना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है तथा भारत में इसका अपवाह क्षेत्र तथा भारत में इसका अपवाह क्षेत्र ठीक है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। और मैंने अपवाह क्षेत्र आपको बताया था कि अपवाह क्षेत्र कहते किसे हैं, यानी किसी नदी का अपवाह क्षेत्र क्या होता है, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं करी है तो उन क्लासों का आप करिए, जिससे कि आपके ये अपवाह क्षेत्र वगैरह सब कुछ वहाँ पर क्लियर हो जाएँ। ठीक है, चलिए तो इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 11,65,000, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है तथा भारत में इस नदी का जो कुल अपवाह क्षेत्र है वो है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यह है आपके अपवाह क्षेत्र हो गया, नाम हो गया, लंबाई हो गई, उद्गम हो गया। देखिए इस नदी पर एक विवाद है, नदी को जल को लेकर के विवाद हुआ था और इसी को लेकर के जब भारत आज़ाद हुआ और भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। और भारत हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिशों से, लेकिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था भारत से। ठीक है, वो आज़ादी चाहता था भारत से और उसने एक नए देश की मांग करी और नया देश उसे पाकिस्तान मिला। सब चीज़ें बातें चलती रहीं और धीरे धीरे बातें चलती नहीं और आगे सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1960 से पहले दोनों देशों के मध्य विवाद होने लगा और विवाद बहुत बड़े स्तर तक बढ़ चुका था। आज भी देख सकते हैं उसका साक्षात परिणाम हमारे सामने भी है। बार बार आतंकवादी गतिविधियां भी होती हैं, बार बार देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि 1960 में एक समझौता हुआ था नदियों को लेकर के। ठीक है, नदियाँ कौन सी, देखिए आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। सिंधु नदी से संबंधित फैक्ट देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ तक दिख रहा है, एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए हो गया। नंबर 5 की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, सिंधु जल समझौता, सिंधु समझौता या सिंधु जल संधि, सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि की बात करें तो देखिए सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं इनमें से बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो हुआ क्या था कि 1 अप्रैल, कब की बात है, 1 अप्रैल 1960 को सिंधु नदी के जल को लेकर, सिंधु व इसकी सहायक नदियां, ऐसा लिखो, सिंधु व सहायक
नदियों के जल बंटवारा, कौन सा? जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ या संधि हुई। संधि हुई और संधि जो हुई थी वो किन दो देशों के मध्य हुई? तो संधि हुई तो किन दो देशों के मध्य? बंटवारे को लेकर संधि हुई। संधि के तहत हुआ क्या? देखिए, संधि पहली बात तो कहाँ हुई थी, किस चीज़ को लेकर के हुई, आप ध्यान रखिए कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य एक संधि हुई थी। संधि हुई थी 1 अप्रैल 1960 को। और इस संधि के तहत जब ये संधि हुई तो उस समय संधि के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और उस समय पाकिस्तान की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए किसके मध्य हुई थी? तो मध्य किसके हुई थी? यहाँ पे मध्य देख लीजिए, संधि जो हुई थी किसके मध्य हुई थी? मध्य। देश की बात करें तो देश भारत व पाकिस्तान, भारत व पाक के मध्य। ठीक है। व्यक्ति कौन कौन से? तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पीएम, ठीक है, पीएम जवाहरलाल नेहरू तथा फील्ड मार्शल पाक के फील्ड मार्शल अयूब खान के मध्य, अयूब खान। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पाक के फील्ड मार्शल अयूब खान के मध्य दोनों ये संधि हुई थी। तो संधि में क्या हुआ? देखिए यहाँ पर जो संधि के तहत जो भी परिणाम निकल करके आए, ठीक है। संधि में क्या था? संधि के अंतर्गत क्या था? देखिए, संधि के अंतर्गत आप जानते हैं, तो संधि जो हुई थी इसके अंतर्गत क्या हुआ? आपको पता है कि सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, संधि के तहत ये कहा गया था कि सिंधु, यानी कह सकते हैं हम इस संधि के तहत, ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ? जो 3 नदियाँ नीचे वाली हैं, सतलज, व्यास और रावी। ठीक है। तो सतलज, रावी, व्यास के जल का नियंत्रण भारत के पास रहेगा तथा सिंधु, झेलम, चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान के पास रहेगा। ठीक है। ये संधि के तहत तय हुआ था। और इसमें कहा गया था कि देखिए, भारत जो है, भारत इन नदियों का केवल 20% ही पानी का इस्तेमाल कर सकता है। 20% जल का उपयोग करेगा। ये था इस संधि के तहत। ठीक है। संधि हुई थी, इस नदी के जल को लेकर के संधि हुई, और ये इस नदी से संबंधित जो सहायक नदियाँ थीं इसको लेकर के संधि हुई। और संधि में ये परिणाम निकला कि जो सतलज, रावी, ब्यास, ये जो नदियाँ हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, यहाँ स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो सतलज, रावी, ब्यास, ये जो जितनी भी नदियाँ हैं, इन नदियों के जो तीन नदियाँ हैं, ठीक है, इन्हें पूर्व की नदियाँ कहते हैं। तो पूर्व की ओर जो 3 नदियाँ हैं, जिनमें से रावी है, ब्यास है, सतलज है, इन 3 नदियों का 80% जल भारत इस्तेमाल करेगा, 20% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और तथा सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का जल 80% पाकिस्तान और 20% भारत यूज करेगा। ये संधि के तहत परिणाम हुआ था। तो कभी कभी इससे संबंधित आपसे संधि पूछ लेता है कि सिंधु जल बंटवारे को लेकर के संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके कहाँ?
ये हुई थी 1 अप्रैल 1960 को। स्थान की बात करें सर कहाँ पर हुई थी, तो स्थान देख लीजिए 1 अप्रैल 1960 को, ठीक है, कराची। कहाँ हुई थी? कराची। कराची में हुई थी ये संधि। तो आपसे अगर स्थान पूछे तो कराची में सिंधु व सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के संधि हुई। और देश की बात करें तो भारत और पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आइए सिंधु नदी तंत्र देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, नदी तंत्र, नदी तंत्र एक बार देख लीजिए नदी तंत्र के बारे में। चलिए दिख रहा है यहाँ से तक दिख रहा होगा, मैं इधर दिखा देता हूँ। चलिए देखिए ये है नदी, सिंधु नदी। एक नदी यहाँ से आती है इस तरीके से और यहाँ पर आकर के मिल जाती है। इसके सब के बारे में बताऊंगा। एक नदी ऐसे आती है इस तरीके से, एक नदी इस तरीके से आती है जो इसमें मिलती है, एक यहाँ, एक इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहीं से एक इसके बराबर से एक नदी निकलती है, उसे तो आप जानते ही हैं, जो आगे जा कर के अपना जल कहाँ गिराती है, ठीक है, इसमें ये है। उसके साथ साथ यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है। ठीक है, एक नदी ये रही यहाँ पे। इसके साथ साथ इसी के बराबर से एक नदी और निकलती है, इसको आप जानते भी हैं, तो झेलम है, चिनाब है, रावी। और यहाँ से एक नदी और निकलती है, इसका नाम है ब्यास, जो भारत में ही इससे मिल जाती है, ठीक है। तो ये सिंधु नदी तंत्र है, ये पूरे का पूरा आप देख सकते हैं कि ये सिंधु नदी है। ये जो नदी है ये वाली, इसका नाम है सतलज नदी, ठीक है। मैं नाम बता देता हूँ, उसके बाद जहाँ से निकलती हैं, ठीक है, सबके मैं बता दूंगा अभी कौन कौन सी कहाँ से निकलती है। देखिए इसका नाम है श्योक नदी, इसका नाम है श्योक। ये है आपके गिलगित, गिलगित। ये है आपके, ठीक है, ये काबुल है, ये कुर्रम है, और ये गोमल है। काबुल है, कुर्रम है, गोमल है। ये नदियां हैं जो इसके दाएं तट से आकर के मिलती हैं। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियां श्योक है, गिलगित है, काबुल है, कुर्रम है, गोमल है। इसी तरीके से इसका नदी का नाम है येरा, झेलम, झेलम। यह है चिनाब, यह है रावी, और ये व्यास, और ये सतलज, ये सतलज, ठीक है। तो ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। और ब्यास जो है भारत से निकलती है और भारत में ही ये सतलज नदी में आकर के मिल जाती है। और देखिए यहाँ पर एक बैराज भी है, और यहाँ से व्यास और सतलज दोनों के संगम के तट से एक नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। तो ये यहीं से निकाली गई एक नहर है, क्योंकि ये पंजाब वाले क्षेत्र में और ये हिमाचल वाले इससे जो संचित क्षेत्र जो है वो आपके सबसे ज़्यादा लाभ राजस्थान को होता है। तो राजस्थान में पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक नहर निकाली गई थी, जो भारत की सबसे लंबी कृत्रिम नहर है। लगभग इसकी लंबाई की बात करें तो 649 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। किसकी? इंदिरा गांधी नहर की। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इसकी प्रमुख नदियाँ हो गई। अब इनके अलावा इनकी देखिए, इसकी जो और भी ये जो नदियाँ हैं सहायक नदियाँ, इनकी भी कुछ उपसहायक नदियाँ हैं। उपसहायक नदियाँ कौन कौन सी? देखिए जैसे कि यहाँ पे इसका नाम है नुब्रा, तो नुब्रा नदी है रही। नुब्रा के साथ साथ जैसे सिंधु की एक नदी और है यहाँ पे, देखिए इसको मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे एक है सोहन नदी, ये सोहन नदी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक नदी है, इसकी भी एक सहायक नदी है, एक इसकी सहायक नदी है स्वात नदी, ठीक है, स्वात नदी। दो इसकी सहायक नदियाँ हैं, एक ये रही एक ये रही, ठीक है। इसी के साथ साथ झेलम की सहायक नदियाँ हैं दो, जो ऐसे मिलती हैं आकर के झेलम की, ठीक है।
तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, देखिए ये जो नदी है ये आपके ये कौन सी है, सोहन नदी। कौन सी है, सोहन, सोहन नदी। ये है आपके स्वात नदी। तो सोहन हो गई, स्वात हो गई। स्वात नदी आपके काबुल में, काबुल नदी में मिलती है। सोहन नदी पाकिस्तान में ही मिल जाती है, किससे जाकर के, सिंधु नदी से। ये इसकी बाएं तट से इसकी एक सहायक नदी है। और ये सोहन नदी आपके यहाँ भी देखने के लिए मिलेगी, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सोन नदी मध्य प्रदेश में भी, आप उसको ध्यान रख लेना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। सोन आपके उस यानी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से निकल करके कहाँ जाके मिलती है, बिहार में जाकर के गंगा से अपना संगम बनाती है। तो उसको भी ध्यान रखना, सोन नदी। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक नदी है गोमल, गोमल हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका नाम है तोची नदी। कौन सी है, तोची। ये तोची नदी है, ये तोची नदी है। और इसके नाम है कंदर, ये कंदर है। और ये जो नदी है यहाँ वाली, इसका नाम है झोब, ये झोब नदी। तो ये कंदर नदी जो है गोमल, और कंदर नदी और झोब नदी ये गोमल की सहायक नदियाँ हैं, दोनों की दोनों। कुर्रम नदी तोची की सहायक नदियाँ हैं। ये सोहन नदी है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर ये जो नदी है ये वाली, इसका नाम है, ठीक है, इसका भी नाम कंदर है, इसका नाम है कंधर, कंगहर, कंगहर। ठीक है। और ये जो नदी है ये वाली, इसका नाम है यहाँ पर ये जो नदियाँ है, ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका नाम है कंगहर। ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये जो नदी है इसकी ये वाली, इसका नाम है नुब्रा। क्या नाम है, नुब्रा। ठीक है। सभी के बारे में भी पढ़ेंगे कि कहाँ से कौन से निकलती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आपको सिस्टम दिख रहा है, एक रिवर सिस्टम जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। क्या बोलते हैं, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इसको ध्यान रखना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया इतना। चलिए यहाँ तक तो आपने चाहे तो इसको नोट कर लो, चाहे आप जैसा भी हो, आपको स्क्रीनशॉट लेनी हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों को लेकर के, कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है। एक एक चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। और आज सिंधु नदी तंत्र आपका बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएगा जैसे कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो। बस बिल्कुल एकदम बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है। चलिए नदी तंत्र आपने देख लिया। नदी तंत्र मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ये है आपकी सतलज नदी, यहाँ से निकलती है आपके, ये है आपकी सिंधु नदी। और मैंने सिंधु नदी जो मेन है उसी को नहीं लिखा है, तो सिंधु नदी मैं दिखा देता हूँ। सिंधु नदी कौन सी है, मैं यहाँ पर रेड से कर देता हूँ। देखिए ये है आपके मेन जो नदी है, इसी को बोलते हैं सिंधु नदी। ये दिख रही है सिंधु नदी, ये वाली। और बाकी जो नदियाँ हैं ये आपके ये वाली, ये झेलम है। ये कौन सी है, झेलम है, ये वाली झेलम है। ये चिनाब है, ये रावी है। क्रम से याद रखिए सबको, रावी है। यहाँ से व्यास है जो भारत से निकलते हैं और भारत में विलीन, भारत में सतलज में मिल जाती है। ये आपके ये वाली, इसका नाम है सतलज। ठीक है। ये आपके श्योक नदी है, ये श्योक मैंने लिख रखा श्योक। ये नुब्रा है, ये कंगहर है, ये गिलगित है। ठीक है, ये गिलगित है। और इसके साथ साथ ये जो है काबुल है। ठीक है, ये कुर्रम है, ये गोमल है। ठीक है, ये वाली नदियाँ गोमल है। तो ये सिंधु नदी तंत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे। आइए जानते हैं सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ। ठीक है, सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ। ठीक है, सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं देखिए। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो सिंधु की देखिए दो तरीके से इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं। एक है इसकी दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ और एक है इसकी बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। तो पहले देख लेते हैं हम दाएं तट वाली, दाएं तट वाली। ठीक है, दायां तट वाली।
तो दाएं तट वाली कौन कौन सी है देखिए, पहला है, हम क्रम से चलते हैं, तो ये नदी आपको दिख रही है, इसका नाम है श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक नदी। आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगी गिलगित। कौन सी? गिलगित। श्योक नदी। नंबर 2 गिलगित नदी। नंबर 3 आप देख सकते हैं काबुल। नंबर 4 कुर्रम। नंबर 5 गोमल। ठीक है, ये वो नदियां हैं जो इसकी दाएं तरफ से आकर के मिलती हैं, तो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदी हैं जो दाएं तरफ से मिलती हैं, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण ये हैं। श्योक नदी की बात करें तो सर ये कहाँ से निकलती है, तो इस नदी का जो उद्गम है इसका नाम है रियो हिमनद। क्या नाम है? ये लद्दाख में पड़ता है एक हिमनद, इसका नाम है रियो हिमनद, रियो हिमानी। रियो हिमानी से निकलती है आपकी श्योक नदी, और आगे जाकर के लद्दाख में ही ये सबसे पहले इसके दाएं तट से मिलने वाली सबसे पहली नदी है, इसका नाम है श्योक नदी। ठीक है, चलिए गिलगित की बात करें तो सर गिलगित जो आपके मिलती है, गिलगित निकलती कहाँ से है, इसका नाम है सांदूर। क्या नाम है? सांदूर झील। और सांदूर झील ये कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है, और यहीं से निकल करके आती है आपके गिलगित नदी, और आगे पाकिस्तान में जाकर के ये नदी मिल जाती है सिंधु में। ठीक है, आगे बात करें सर काबुल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सीधे सर इसका उद्गम होता है शंखनाल। ठीक है, कहाँ से? शंखलाख से। शंखलाख ये भी कहाँ स्थित है सर? ये भी आपके अफगानिस्तान में स्थित है शंखलाख। इसके साथ साथ सर कुर्रम की बात करें तो ये जो नदी का उद्गम है इसका नाम है कोह। क्या नाम है? उद्गम की बात करें तो कोह ई। ठीक है, कोह ई सॉफाइड ये उद्गम है। ये क्या है? उद्गम है, उद्गम स्थल। नदियों के उद्गम स्थल हैं ये वाले, नीचे ये जो लिख रहे हैं। और गोमल की बात करें सर, गोमल कहाँ से निकलती है, तो गोमल निकलती है आपके कोहनाक से। कहाँ से? कोहनाक। और ये जो स्थल हैं ये वाले सब के सब टोटल स्थल हैं, ये अफगानिस्तान में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं सर? अफगानिस्तान। ये आपके इनकी बात करें श्योक नदी, ये सर लद्दाख में है। लद्दाख में पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में लद्दाख में है। सर नुब्रा नदी की बात करें, क्योंकि ये दाएं तट से मिलती है, तो चलिए एक नदी और लिख लेते हैं जो इसकी उप सहायक नदी है। नंबर 6 इसका नाम है नुब्रा उप सहायक मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट अपना जल सिंधु नदी में नहीं गिराती, बल्कि ये अपना जल श्योक नदी में गिराती है, और श्योक नदी इसके जल को लेकर के आगे जाती है, और लद्दाख में ही इसमें मिल जाती है सिंधु नदी में। तो नुब्रा जो है इसकी एक उपसहायक नदी है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सर इस नदी के उद्गम की बात करें तो आपने उस हिमनद का नाम बहुत अच्छी तरीके से सुन रखा है, उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद से निकलते हैं सर आपके नुब्रा नदी, और नुब्रा श्योक की सहायक नदी होती है। कौन सी होती है? श्योक की सहायक नदी होती है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। ये दायां तट हो गया, अब जानते हैं बाएं तट वाली। कौन सी? बाएं तट वाली। तो दायां तट, अब चलते हैं बायां तट। सिंधु की प्रमुख कौन कौन सी नदियां हैं जो इसके बाएं तट से आकर के मिलती हैं, तो बाएं तट से मिलने वाली नदियां और इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां। तो बाएं तट से मिलने वाली नदियों की बात करें तो देखिए मेन एक मुख्य नदी है, इसका नाम है सर झेलम में ही आकर के सारी नदियां गिरती हैं। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी इसका नाम है झेलम, और झेलम में ही सारी की सारी नदियां आकर के मिलती हैं, लेकिन इनको भी इसकी सहायक नदी माना जाता है जो इसके बाएं तट से आकर के मिलती हैं। अब बायां तट और दायां तट क्या होता है ये मैं बताऊँगा अभी। चलिए, तो पहली नदी इसके नाम है ऊपर झेलम, चिनाब, रावी,
व्यास सतलज, सतलुज, ठीक है। उद्गम की बात करें सर, इनका उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम स्थल यहाँ लिख लीजिए आप, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, नदियाँ और उद्गम स्थल, ठीक है। उद्गम स्थल नीचे यहाँ देख सकते हैं। झेलम नदी जो निकलती है आपकी बैरीनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है सर, बैरीनाग झील। तो झेलम नदी निकलती है आपके बैरीनाग झील से, बैरीनाग झील, ठीक है। तो ये जो निकलती है, जो नदी निकलती है, इसका नाम है सर बैरीनाग झील। यहाँ से निकलती है बैरीनाग झील से आपके, इसका नाम है झेलम नदी। चिनाब नदी की बात करें तो सर ये निकलती है आपके एक झील है, इसका नाम है राकसताल, ठीक है। राकसताल, राकसताल नहीं, राकसताल नहीं है ये। यहाँ से इसका जो झील है, इस झील का नाम है, राकसताल से नहीं निकलती, इसको अभी छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अभी दिमाग पा रहा था, थोड़ा सा हट गया। रावी नदी की बात करें तो सर ये निकलती है आपके रोहतांग, रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रा। ब्यास कुंड की बात करें तो सर ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये भी रोहतांग दर्रे के पास पड़ता है, एक रोहतांग दर्रा के पास पड़ता है व्यास कुंड, वहीं से निकलती है व्यास नदी। सतलज की बात करें तो सर ये निकलती है राकसताल से। कौन से ताल से, राकसताल से। ये निकलती है सर राकसताल से। झेलम नदी निकलती है सर बैरीनाग झील से। और सर चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी का उद्गम सर एक झील है यहाँ पर, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, चलिए मैं बता दूंगा इसको भी, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम ये है आपके, और यहाँ से निकलती है आपकी सिंधु नदी, यहाँ से आपके निकलती है सतलज नदी, और सतलुज नदी का जो उद्गम है वो राकसताल है। ये राकसताल है, यहाँ पर ये राकसताल है। और राकसताल के साथ साथ सर ये है आपके, इसका नाम है बोखरचू। क्या नाम है, बोखरचू, ठीक है। बोखरचू हिमनद ये यहाँ से निकलती है, ठीक है। चलिए, तो चिनाब नदी, सिंधु नदी, और सिंधु नदी के साथ साथ इसका जो उद्गम स्थल है, किसका, इसका चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है सर, इसका नाम इसका जो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। चलिए, अभी याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दर्रे पड़ते हैं, और चिनाब नदी, बारालाचा दर्रा, बारालाचा, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रे से निकलती है, ठीक है। बारालाचा दर्रे से बारालाचा दर्रे से निकलती है आपके चिनाब नदी, ठीक है। चलिए, आइए जानते हैं सिंधु नदी की प्रमुख कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी हुई प्रमुख परियोजनाएं, ठीक है। प्रमुख परियोजना, प्रमुख नदी तंत्र से जुड़ी परियोजना, परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए, नदी तंत्र से जुड़ी परियोजना, ठीक है। यहाँ लग देता हूँ, ठीक है। ठीक है, नदी तंत्र से जुड़ी परियोजना, नदी तंत्र से संबंधित नदी तंत्र की परियोजना, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा। चलिए, तो सिंधु नदी से संबंधित बहुत सारी परियोजनाएं हैं। कौन सी परियोजना है, देखिए, सिंधु नदी से संबंधित परियोजनाओं की बात करें तो इनमें से बहुत सारी परियोजना आती हैं। जैसे एक का नाम है भांखड़ा परियोजना। कौन सा है, भांखड़ा परियोजना। तो परियोजनाओं की बात करें तो एक का नाम है भांखड़ा, भांखड़ा परियोजना, एसी से जुड़ी हुई है, ये भारत में है स्थित है। दूसरा है इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर जो है आपके, इंदिरा गांधी, ठीक है, परियोजना। नंबर 3 की बात करें तो इसमें एक परियोजना है, इसका नाम है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। तो नाथपा झाकरी परियोजना इसी से संबंधित है। इसके साथ साथ सर यहाँ पर नंबर 4 की बात करें तो यह है बगलीहार, बगलीहार, बगलीहार परियोजना, ठीक है। बगलीहार के साथ साथ सर एक बात करें तो इसका नाम है पोंग, पोंग परियोजना।
पोंग परियोजना के साथ साथ इसका नाम है सर चमेरा परियोजना। नंबर 7 की बात करें सर, कौन सी परियोजना जुड़ी हुई है इससे, नंबर 7, तो पोंग के बाद एक आता है थीन परियोजना। थीन के साथ साथ जो अगली परियोजना आती है इसका नाम है सलाल परियोजना। क्या नाम है? सलाल परियोजना। सलाल परियोजना के बाद आगे बात करें तो इसका नाम है दुलहस्ती परियोजना। ठीक है। नंबर 10 की बात करें, दुलहस्ती परियोजना, इसके साथ साथ एक आती है तुलबुल परियोजना। ठीक है, तुलबुल परियोजना। और नंबर 11 की बात करें तो सर ये जो परियोजना आती है इसका नाम है उरी परियोजना। ठीक है, तो ये प्रमुख परियोजनाएं हैं जो सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी हुई हैं। सिंधु नदी और सिंधु के साथ साथ अन्य सहायक नदियों से जुड़ी हुई जो परियोजना है, ऐसी परियोजनाओं को हम इनका नाम दिया गया है। जैसे भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनी हुई परियोजना है। एक डैम है, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है जिसका निर्माण 1948 में किया गया था। 1962 में बनकर तैयार हुआ था। 1963 में इसका उद्घाटन हो चुका था। तो वर्क करने लगा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर ब्यास और सतलज के संगम के स्थल पर से यह एक बैराज है। उसी बैराज से निकाली गई थी आपके नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, याद रखना। इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर और इसकी जो लंबाई है लगभग कम से कम 649 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद नाथपा झाकरी एक परियोजना, नाथपा झाकरी इसका पूरा नाम है। बगलीहार है, दुलस्ती है, सलाल है, थीन है, तुलबुल है, उरी है, चमेरा। ये चमेरा आपके कहाँ पड़ता है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में बांध हैं। चमेरा बांध, चमेरा फर्स्ट, चमेरा सेकंड, चमेरा थर्ड, ये 3 प्रमुख बांध आते हैं। ठीक है, याद रखना। तो इन्हीं पर बनाए गए बांध हैं, इन्हीं से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उन्हीं को इन परियोजनाओं का नाम दिया गया है। तो कम से कम, ठीक है, 11-12 परियोजना इससे संबंधित हैं जो सिंधु नदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, चलिए। हो गया यहाँ पे। चलिए देखिए, 1-2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लीजिए, इससे संबंधित क्या क्या पूछे जाते हैं। देखिए, भारत में यह नदी, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इधर साइड में। ठीक है, भारत में यह लद्दाख में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में यह नदी एक स्थल है। तो पाकिस्तान में ये क्या नाम है, एक स्थल है वहाँ पर, और उस स्थल का नाम है, ठीक है, तो पाकिस्तान में एक स्थल है चिल्लास। तो पाकिस्तान में जो स्थल है उसका नाम है चिल्लास, और चिल्लास के निकट यह नदी प्रवेश करती है पाकिस्तान में। तो भारत में है लद्दाख में प्रवेश करती है, तथा पाकिस्तान में यह चिल्लास के समीप प्रवेश करती है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस नदी से संबंधित, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस नदी की सबसे अधिक लंबाई, जास्कर श्रेणी में है। जो सिंधु नदी की सबसे अधिक लंबाई वो जास्कर श्रेणी में है, लगभग कम से कम 480 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। ये महाखंड के रूप में प्रवाहित होती है, और 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है जास्कर श्रेणी में। देखिए, एक नदी और यहाँ पर जो सिंधु के बाएं तट से मिलती है उसका नाम है जास्कर नदी। तो जास्कर नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तो एक इसकी सहायक नदी एक और है, इसको लिख लेना यहाँ पर, इसका नाम है जास्कर नदी। तो यहाँ पर
इसके साथ साथ यहाँ पर नंबर 6 की बात करें तो एक नदी और है जास्कर। क्या नाम है इसका? जास्कर। तो जास्कर नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो जास्कर नदी निकलती है आपके महान हिमालय से, ठीक है, महान हिमालय से। तो महान हिमालय से निकलती है आपके, यानी बृहद हिमालय से निकलती है आपकी जास्कर नदी। और जो आगे जा कर के, ठीक है, यहीं जास्कर श्रेणी से निकलती है और आगे जा कर के कहाँ मिल जाती है? लद्दाख में ही इस नदी में मिल जाती है। इसके बाएं तर से मिलने वाली नदी है। बाएं तर से मिलने वाली नदी एक और है सर, नंबर 7 की बात करें तो ये इसका नाम है सोहन। तो सोहन नदी, क्या नाम है इसका? सोहन नदी। सोहन नदी, ये वो नदियां हैं इसके बाएं तर से मिलती हैं। तो जास्कर श्रेणी में इस नदी की लंबाई सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। अब इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनके बारे में हम क्रम से पढ़ेंगे। तो कल हमारी जो क्लास होगी वो इनसे संबंधित, यानी सिंधु और सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि सतलज के बारे में पढ़ेंगे, झेलम के बारे में पढ़ेंगे, चिनाब के बारे में पढ़ेंगे, रावी के बारे में पढ़ेंगे, ब्यास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे गंगा नदी तंत्र को लेकर के। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। आई होप कि क्लास आज आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार सभी के लिए। जय हिंद और जय भारत। और कंटिन्यू हमारी क्लास आ रही हैं, आप इस क्लासों को करते रहिए। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने का है, सब चीज़ें यहीं पर आपको कराई जा रही हैं विद मैपिंग के माध्यम से। सब चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद नहीं आ रही तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसे, ठीक है। अगर देखिए, अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का कि किसकी क्लास है किसको पसंद आए, ठीक है। हो सकता है मेरी क्लास आपको पसंद नहीं आ रही हो, तो आप उन तक पहुँचा दीजिए जिसको मेरी क्लास पसंद आ जाए, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, नमस्ते।